सीधा ऊपर सट जाता है। ठीक है, तो समझ रहिए बंद क्यों होगा। ठीक है, लो वो चलो आज है पार्ट 3 हिस्ट्री का यात्री को नजर से, चैप्टर 5 है और ये पार्ट 3 है। 2 तक मैंने बना दिया, 2 तक मैंने अपलोड भी कर दिया है, यूट्यूब में देख लीजिएगा। और साथ में इसका क्वेश्चन आंसर विथ एमसीक्यूज भी हम ग्रुप में डलवा दिए हैं, या उसको आप वहां से देखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम का दिन बहुत ही नजदीक आ जाएगा, उस समय अकबकाइएगा, इसलिए शुरू से थोड़ा लिटिल तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम में लोड ना पड़े। इसीलिए अभी से तैयारी कीजिए, आप थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, आराम से। तो हमने कल और परसों में 2 दिन में पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने अल बिरूनी के बारे में और साथ में इब्न बतूता के बारे में, और अल बिरूनी के साथ में और कौन कौन सा छोटा मोटा नाम था मैंने ये भी दिख लिया था, जैसे महमूद गजनवी का, जैसे गाजी मलिक का, जैसे जूना खां का। ये सब नाम जो छोटा मोटा नाम था, जो जिसका रोल था अल बिरूनी के जीवन में, ये सारी चीज हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले ली। इब्न बतूता, इनके बारे में भी जूना खां यहाँ होगा, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, साथ में पूरा तुगलक वंश के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोगों ने लिया था, और इनके पुस्तक और इनके पुस्तक के बारे में, और उनके साथियों के भाषा के बारे में इतना जानकारी लिए थे। उनके बाद तीसरे जो व्यक्ति हैं, जो तीसरे यात्री हैं, वो है फ्रांसवा बर्नियर। उनके बारे में आज जानकारियां जुटाई जाएगी। हाँ पूरा बता दिए, फ्रांसवा बर्नियर पूरा बता दिए, पूरा नहीं बताया। साजा कहाँ आया, दारा सिंह कहाँ आया, हाँ वो सब नहीं, पूरा नहीं हुआ है, मेरे को पता है। आप पूरा देखिए, क्या नाम बोला मैंने, फ्रांसवा बर्नियर, ये तीसरा है। देखो एक बार लपेटे तो सुनने सुधरा है, फिर लपेट दे एक बार सुबह जब चिल्ला रहा है देखा तो वीडियो देखे नहीं, अरे कौन लगा देखे नहीं, बच्चों को लपटे थे। और जब रोती है तो मैया और बाहर कर देती है, चलो रोज और बढ़िया से रोज लो, काम ले तो बढ़िया से, ऐसा नहीं करना। देखिए आज छोड़ो, यहाँ पर हमने आपको नाम बताया था कि यूरोप का सबसे मशहूर लेखक दुआर्ते बरबोसा। नाम बिल्कुल याद रखना, नाम याद रखिएगा, ताकि पूछ लिया जाता है कि यूरोप का प्रसिद्ध लेखक, ये यूरोप का था, दुआर्ते बरबोसा, याद रख लीजिएगा नाम। इतना ही नहीं, दुआर्ते बरबोसा जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। इसके बाद बहुत सारे लोग आए और क्रमशः वही काम किए जो इन्होंने किया। तो फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, याद रख लीजिए नाम को, फ्रांस का रहने वाला। नाम से अगर याद ना भी रहे देश, तो नाम से पता रख लीजिएगा कि फ्रांसवा मतलब फ्रांस का रहने वाला है। ये व्यक्ति जो देश का है, उस देश का नाम फ्रांस है। फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं कि भारत में पहुंचे तो सही, लेकिन इनके बारे में अगर जानकारियां दूं तो एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर साहब, चिकित्सक के साथ साथ राजनीतिक दार्शनिक के साथ साथ यह एक इतिहासकार भी था, एक इतिहासकार। इतनी सारी टैग अपने साथ लेकर चलते थे फ्रांसवा बर्नियर। अन्य लोगों की तरह वह भी मुगल साम्राज्य में अवसरों की खोज में भारत आया था। मतलब क्या बोला है कि मुगल साम्राज्य में, मैंने आपको कहा कि मुगल साम्राज्य, अच्छा एक बात बताइए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर। सब जानते हैं कि बाबर ने किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर यानी 1526, कितना 1526 में बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य बोलो, मुगल वंश बोलो, मुगल एम्पायर बोलो, मुगल डायनेस्टी बोलो, एक ही बात है कि स्थापना बाबर ने ही
इसकी शुरुआत की थी। बाबर के 4 ठो पुत्र था। बड़ा पुत्र का नाम था हुमायूं, उसके बाद था कामरान, उसके बाद था अस्करी और चौथा था हिंदाल। ये 4 पुत्र थे बाबर के। और बाबर जो है बहुत ज्यादा, ये भी 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल लिखाएंगे। 4 पुत्र में बड़ा पुत्र था हुमायूं। अगर मुगल साम्राज्य का सीक्वेंस देखें तो बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद आया शाहजहां, के बाद आया औरंगजेब। ऐसे करते औरंगजेब इनका जो था मुगल साम्राज्य का औरंगजेब, औरंगजेब एकदम अंतिम वाला था। ऐसे अंतिम वाला, इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, 1707 में कहते हैं अंतिम था। लेकिन ये पूरी तरह से अंतिम नहीं, कहीं की किताबों लिखा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड था, जिसकी मृत्यु वही हुई थी कहाँ, रंगून में। रंगून में अंग्रेज उसको पहुंचा कर मारे थे। मैंने बताया था रंगून बर्मा की राजधानी, अभी रंगून बर्मा का नाम चेंज हो गया म्यांमार। मैंने कहा था म्यांमार और इंडिया के बच्चों के पर्वत, अराकान पर्वत बताए थे कि नहीं बताए थे, जिसमें उपमहाद्वीप निकलता था। सब खा जाता, हम क्या करेंगे, हम सब बता रखे आप लोग को। तो औरंगजेब अंतिम वाला कहा जाता था। तो यही मुगल साम्राज्य के ही दरबार में कौन आए थे, एक अवसर की तलाश में, अवसर की खोज करने में यह मुगल साम्राज्य में आया था। मुगल साम्राज्य के देश में था भारत में, लेकिन साम्राज्य की बात करें तो मुगल में, है ना। तो सवाल किसी तरह भी घुमा के पूछ लिया जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर कौन सा देश में चलकर आए थे, इंडिया। किस साम्राज्य में आए थे या किस वंश में आए थे, तो मुगल वंश में आए थे। और मुगल वंश में भी इतने राजा थे, किस में आए थे, किसके दरबार में। तो सुनिए यह बात को। तो ये अवसर की खोज में आ गए थे सन 1656 से 68 तक। कितने, 1656 से 1668 तक, यानी कुल मिलाकर 12 बछर। देखो कितने साल, 12 साल, 56 68 12 साल होता है, देख लीजिएगा। कुल 12 साल तक यह भारत में रहा और मुगल दरबार से बहुत करीब से जुड़ा रहा। तो यहाँ इस पॉइंट को याद रखना कि मुगल साम्राज्य में या भारत में कुल मिलाकर कितने समय तक फ्रांसवा बर्नियर रहा, 12 समय तक, 12 साल तक। डेट बताइए, 56 से लेकर 68 तक। और यह मुगल दरबार से एकदम घनिष्ठ संबंध रखकर जुड़ा हुआ था। कौन, फ्रांसवा बर्नियर। सबसे पहले वह कहां आया, तो सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह, ठीक है। सबसे पहले वो कहां आए कि उस समय जो सम्राट था, उस सम्राट का नाम था शाहजहां। शाहजहां की अधोगति हुआ था, अधोगति समझती हो। शाहजहां का बहुत तकलीफ हुआ था। उनका जो बेटवा था औरंगजेब, शाहजहां का भी पुत्र था दारा शिकोह, औरंगजेब और परवर को नाम था, भूल रहे नाम को। इनके भी पुत्र थे। उनमें से दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह, इस दारा शिकोह को बहुत मारा था औरंगजेब ने। इस दारा शिकोह को बहुत ही मार रहा था औरंगजेब ने, रोड में घसीट घसीट कर मारता था। औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूर था। मुगल वंश में सबसे अच्छे जो नेता थे, राजा थे, वो अकबर, और सबसे खत्म जो था वो औरंगजेब। ये औरंगजेब इनके जैसा खत्म पुरानी दुनिया में नहीं था। समझ बात को ना। ये एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार लेकर घुमा करता था। कुरान छू दिए तो बच गए, कुरान नहीं छुए तो सर कलम हो गया। ऐसे औरंगजेब क्रूर था। इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था। ये किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे। औरंगजेब का कहा जाता है कि औरंगजेब जो है, ये एक बार जो बोल दिए वो बोल दिए, ये अपने फैसले को नहीं बदलते थे। औरंगजेब अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते थे। औरंगजेब इस कदर बदमाश था। मैं इसको पढ़ाऊंगा, औरंगजेब के बारे में कुछ सेशन करेंगे, यूट्यूब में तो देख लीजिएगा। औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति था। औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को भी नहीं छोड़ता था। दारा शिकोह खैर छोड़ दो, भाई है, मारने का अधिकार उसको हो सकता है। अपने पिताजी को भी, यानी शाहजहां को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां को जो है, इसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कराया जाता था। और अंत में जब अब देख रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको जेल में डलवा दिया। ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया कारागार में। जब औरंगजेब साम्राज्य बैठा गद्दी पर, इनको जेल में भर दिया। यही वही शाहजहां है जिन्होंने बनाया था ताजमहल, याद रखना। तो दारा शिकोह बोलते हैं कि
सबसे पहले वह सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के चिकित्सक रूप में नियुक्त हुआ। अच्छा, दारा शिकोह का चिकित्सक क्यों बना साहब, ये भी तो प्रश्न है कि दारा शिकोह का चिकित्सक क्यों बना। मैंने बताया ना, औरंगजेब पूरी तरह से पिटता था इसको, रोड पे घसीट घसीट कर मारता था, तो हमेशा इसको डॉक्टर की सहायता पड़ती थी। तो दारा शिकोह ही उसका क्या बना, चिकित्सक बना, नियुक्त हुआ। और बाद में मुगल दरबार ने एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में उसकी नियुक्ति की गई। ठीक है ना, उसको क्या बोले देखो, बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में उसकी नियुक्ति की गई। यानी दारा इसका जो है फ्रांसवा बर्नियर के साथ एक और व्यक्ति का नाम जुड़ा गया है, दानिशमंद। इस नाम को रखना, ये दानिशमंद थे कौन, ये बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक थे। आइए, क्या हमने कहा कि फ्रांसवा बर्नियर की भी तुलना दानिशमंद के साथ करी गई है बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में। तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हमने जो चीज लिखाया वो चीज मैं बोला, इसको आप देख लीजिएगा, इनको आप लिख लीजिएगा। किसी को लिखना कुछ हो तो लिखिए, नहीं तो फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, थर्ड से डालिए। और डाला तो बोलिए, रुकिए एक मिनट रुकने बोलो तब रुकेंगे, तब मिटाएंगे, दानिशमंद खान, दानिशमंद, दानिश मिटा दीजिए। हो गया, रुकिए। दानिशमंद खान जो था एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक था। यह आर्मेनिया देश का था, याद रखना, आर्मेनिया देश का था। और आर्मेनिया देश आपको एक बार बहुत पहली बार पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश। ठीक है, क्या मुझे तो क्या क्या बताएगा, फिर से मैं रिकैप कराता हूं ताकि जो बच्चे नहीं समझ लेंगे। ठीक है, पहली बात मैंने बताया फ्रांसवा बर्नियर बारे में कि फ्रांसवा बर्नियर का देश था फ्रांस, वो इंडिया पहुंचे थे चिकित्सक के रूप में, दार्शनिक रूप में और इतिहासकार के रूप में। चलो कर दे। और मुगल साम्राज्य में वो आया था। मुगल साम्राज्य, उस समय मुगल साम्राज्य में जो राजा था वो था सम्राट शाहजहां। लेकिन मुगल साम्राज्य थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले, थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षेप में। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में करी थी और बाबर की मृत्यु जब 1530 में हो गई तो उनके जगह उनके बेटे यानी बड़े बेटे हुमायूं जो है गद्दी को संभाला था। उसके बाद धीरे करके अपने भाइयों में से 4 भाई, लोग टोटल 4 भाई थे, बाबर, अस्करी, हिंदल और कामरान, लोग आपस में ये राजगद्दी मिल गया। बाकी जो क्षेत्र था वो लोग अपना बांट लिए थे। और 1656 से लेकर 1668 तक फ्रांसवा बर्नियर इंडिया में रहे, यानी कुल 12 साल तक इंडिया में रहे, यानी मुगल दरबार का विश्वासी बनकर, और मुगल दरबार के बारे में बहुत कुछ जानकारी इसको मिल गई। यह चिकित्सक बनकर आया था, लेकिन किसकी इलाज के लिए, तो दारा शिकोह के इलाज के लिए चिकित्सक बनकर सम्राट शाहजहां के यहाँ पर अपॉइंट हुआ था। और दारा शिकोह का चिकित्सक की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि औरंगजेब था बहुत ही क्रूर राजा था, व्यक्ति था। इनके द्वारा अपने ही भाई दारा शिकोह को रोड में घसीट घसीट कर मारा जाता था, जिस कारण उसको बहुत तकलीफ होती थी। और उसी के इलाज के लिए दारा शिकोह इंडिया आए थे। साथ में मैंने बताया कि मुगल सम्राट में एक डॉक्टर को चुना गया, एक डॉक्टर जिसका नाम था दारा शिकोह। और उसी के बाद कुछ समय के बाद एक और व्यक्ति को चुना गया जो आर्मेनिया का था, ये फ्रांस का था, ये आर्मेनिया देश का था, जिसका नाम था दानिशमंद खान। और इसको जो अपने दरबार में एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में सेलेक्ट करा कि कभी भी कोई जरूरत पड़ता था एडवाइस का, तो फिर ये उनको सलाह मशवरा देते थे। यही चीज बताया जो आपको लिख लिए ग्रुप में डाल दीजिएगा, बाकी वहां से बच्चे लिख लेंगे। चलते हैं आगे, सुनो आगे। आगे अब चलते हैं अल्बेरुनी की जाति व्यवस्था क्या था। अल्बेरुनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अल्बेरुनी की जाति व्यवस्था के विवरण।
यहाँ लिखा है कि अल्बेरुनी ने विभिन्न समुदाय में प्रतिरूपों की खोज के द्वारा जाति व्यवस्था और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न भी किया और इसकी वृत्तांत को लिखा था अपने पुस्तक में, जिसका क्या नाम था पुस्तक का नाम? किताबुल हिंद। भूल कैसे जाते हो? किताबुल हिंद। लेकिन ये वो तो हो गया समाज की बातें। इन्होंने समाज में कुछ वर्गों को देखा और कुछ वर्ग में इसे क्या देखा कि कोई व्यक्ति घुड़सवार है और शासक वर्ग समझ रखता है। घुड़सवार, शासक वर्ग, एक ही समाज में बहुत सारे जाति के लोग को देखे थे। साथ में किसी को भिखारी देखा, मांग कर जीवन यापन करने वाला। भिखारी के साथ किसी को जो है पंडित देखा, जो अनुष्ठान यज्ञ करवाता था, पांडे लोग। और इनके साथ साथ किसी को चिकित्सक देखा, डॉक्टर कोई थे, उसी में से बड़े थे डॉक्टर, चिकित्सक थे। और चिकित्सक के साथ साथ किसी को वैज्ञानिक देखा, वैज्ञानिक के साथ किसी को शिल्पकार देखा, तो किसी को किसान देखा। इतने सारे एक ही प्रकार के मनुष्य एक ही समाज में रहकर इतने चीजों में बटे हुए थे। कोई घुड़सवार था, कोई शासक वर्ग था, कोई भिखारी था, कोई पंडित, कोई चिकित्सक, कोई वैज्ञानिक, तो कोई शिल्पकार और किसान भी थे। ये अल्बेरुनी कह रहे हैं कि अन्य शब्दों में यह बताना चाहता है कि सामाजिक वर्ग जो जाति के रूप में प्रसिद्ध थे केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इस तरह की चीजें आपको भारत के बाहर की दुनिया में भी देखने को मिलती थी। ये कौन बोल रहे हैं? अल्बेरुनी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यात्री थे, और यात्री थे इसका मतलब ये नहीं केवल इंडिया का घूमे थे, इनके पहले और भी जगह जो है घूम चुके थे, इनके बाद में भी घूम चुके थे, और उनकी तुलना यहाँ से करी गई है। इसके साथ साथ उसने यह भी बताया कि इस्लाम धर्म में सभी लोगों को समानता का दर्जा प्राप्त था और उनमें विभिन्नताएं सिर्फ धार्मिकता के पालन में ही थी। ईश्वर ही जानता है सब कुछ, ऐसा उनकी किताबों में लिखा हुआ था। तो जाति व्यवस्था के विषय में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के उपरांत भी अल्बेरुनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था? मैंने आपको जो पढ़ाया था वही चीज में लिखी है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्राह्मणवाद में जैसे यहाँ पर जाति व्यवस्था में इतने सारे जात के लोग बटे हुए थे अपने कर्मों के हिसाब से, ब्राह्मणवाद में यानी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में लिखा था कि ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणवाद किया और समाज को 4 प्रकार में क्लासिफिकेशन किया था, बांटा था। और चारों प्रकार आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 4 प्रकार मैंने बताया था, वही चीज को अल्बेरुनी ने यहाँ आकर देखा, अपने किताब में उसके जिक्र की। तो जाति व्यवस्था के बारे में अल्बेरुनी का विवरण उसके नियामक सांस्कृतिक ग्रंथ पर आधारित विवरण से पूर्ण रूप से गहनता से प्रभावित था। इन संस्कृत ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति प्रथा और संचालन करने वाले नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो जाति व्यवस्था शुरू से लेकर आज तक हमारे देश में फैले हुए हैं। इसको हटाने के लिए कोई भी व्यवस्थाएं नहीं करी गई है। जो चला रहा वो चले रहेगा, इसको हटाने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। तो ये जाति व्यवस्था के बारे में अल्बेरुनी ने बताया था, और सबके पीछे एक ही लोग कहा था, ये था ये व्यक्ति, ठीक है ना। इसी के थ्रू में इतने सारी चीजों को बंटवारा करा गया था। चलते आगे में। इब्न बतूता की तरह अनजाने को जानने की उत्कंठा। देखिए इब्न बतूता जो था, मैंने बताया कि इब्न बतूता जो थे वो शुरू से घुमक्कड़ था। मतलब कैसा था कि उनको घूमने का बहुत शौक था, स्टार्टिंग से घूमने का बहुत शौक था। वो शौकीन था घूमने का, उसको नए नए देश जाना पसंद था। और नए नए देश में से मैंने कई देश का नाम आपको उसके सामने बताया था कि जहां जहां की यात्रा उन्होंने कर रखी थी। और इब्न बतूता तथा अनजानों को जानने की उत्कंठा 14वीं शताब्दी में, कितने में? तो 14वीं शताब्दी में बात क्या होती है कि एक यात्री जब इब्न बतूता दिल्ली आया था तो उस समय तक पूरा महाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार प्रणाली का भाग बन चुका था जो पूर्व दिशा में चाइना से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक विस्तृत थी। मतलब दिल्ली जब यह पहुंचा था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? हाजी MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक कैसे बना हमने बताया आपको है बता दिया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का शासक बना हुआ था। तो जब वो आया तो देखा कि उपमहाद्वीप जो है, उपमहाद्वीप किसको बोला गया? इंडिया को। और इंडिया क्यों उपमहाद्वीप है मैंने आपको समझाया था। तो उपमहाद्वीप को जब आकर देखता है तो यहाँ क्या देखता है कि इनकी दिशाएं बन चुकी हैं। पूर्व में दिल्ली के पूर्व में बोलते हैं, इसलिए पूर्व में क्या है? तो पूर्व में चीन है, जहां पर इब्न बतूता कब गया था? 1342 को गया था ना। यहाँ पर ये 1342 को वो चीन गया था और 1347 को उसका मन हुआ, क्या घर लौटने का मन हुआ, लेकिन तो घुमक्कड़ था ना, बोलेगा भी तो फिर घूम कर आएगा और या फिर लेट लग सकता है, घूम कर ही आया था। और 1348 में वह घर वापिस कंफर्म आ गया, ठीक है, घर वापिस आ गया 1348 में। तो पूर्व में क्या देखा? चाइना है,
तो पश्चिम दिशा में अफ्रीका है, पश्चिम में क्या था, पश्चिम में अफ्रीका था। और पूर्व में की बात करें, इसका पूर्व नहीं मतलब उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में इनका यूरोप पड़ा हुआ था, यानी यूरोप महाद्वीप भी वहां पर दिख रहा था। तो जब वो आया तो ऐसा हालात था, लेकिन रहते रहते यहाँ देखा कि इब्न बतूता ने खुद इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। क्या अफ्रीका गया था, नहीं गया था? बताइए, अफ्रीका गया था कि नहीं गया था? आपको अगर याद हो तो वो निकलते वक्त ही अफ्रीका आया था, सबसे लास्ट में अफ्रीका आया था। अफ्रीका से फिर स्थल मार्ग होते हुए 1333 को इंडिया पहुंचा था, सिंध में। याद है ना? याद है ना? सबसे पहले मक्का गया था और मक्का से फिर ईरान, इराक, यमन, ओमान, सीरिया, फारस से होते हुए पूर्वी अफ्रीका में पहुंचकर फिर वह इंडिया पहुंचा था स्थल मार्ग से। तो वह इन जगहों के बारे में बहुत जानकारी ले ली। ये नहीं पहुंचा था, ये बाद में पहुंचा। आने के क्रम में ये पहुंच गया था, आने के क्रम में ये सब पहुंच गया था, लेकिन ये बाद में पहुंचा जाने के क्रम में। तो वहां पर कई बार काजी का पद भी संभाला था, काजी में बता दिया था। और शहरी क्षेत्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग भी वहां पर किया था। तो अरबी, फारसी, तुर्की और दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग अपने विचार, सूचनाओं तथा व्याख्यानों का आदान प्रदान करते थे, और इनमें से लोगों का धर्मनिष्ठता के लिए मशहूर थे। ऐसे राजा जो क्रूर और दयाशील दोनों ही हो सकते हैं तथा साधारण पुरुषों तथा महिलाओं को उनके जीवन की कहानियां भी शामिल थी। इनका कहना था, इब्न बतूता ने एक डायलॉग दिया था, जैसे आपको याद हो कि 100 जंगों बदले एक जंग, सद्दाम हुसैन डाल दिया था ना। उसी तरह इब्न बतूता का भी एक लाइन है, इब्न बतूता, इसको याद करना। इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन किया है। नारियल और पान, एक इंसान, नारियल और पान, एक इंसान की तुलना नारियल और पान से कही गई है। देखो कैसे, ये भी देख लो। यह लिखा है कि मानव सिर जैसा है नारियल, मानव के सिर की तरह। जैसे इब्न बतूता नारियल का वर्णन किस तरह करता है कि ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तरह प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। आप अपने घर में नारियल पेड़ लगाओगे तो लगेगा, लगेगा साहब? बहुत विरले से। वहां पर समय समय पर देखभाल करने पड़ेगा, खाली पानी देने से काम नहीं बनेगा, वहां नमक भी देना पड़ता है। क्या है, हम लोग यहाँ कोस्टल एरिया थोड़ी ना है। यहाँ पर वो पेड़ कहाँ होते हैं, जो समुद्र होते हैं, समुद्र किनारे वाले देशों में या जगहों में ये सब पेड़ ज्यादा होते हैं अपने से। क्यों कि समुद्र पानी ऑलरेडी नमकीन होता है और नमक ही इनको चाहिए। देखो, नमक खाकर मीठा पानी देता है, ऐसा है नारियल। तो ये विस्मयकारी वृक्ष में से एक है, विस्मयकारी। ये हुबहू खजूर के वृक्ष से दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। यानी नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, मानव के सिर से। जैसे आप नारियल को अगर गौर से देखोगे नारियल को, तो नारियल में होता है ऐसे 2 ठो 3 ठो, और हम लोग जो नारियल को तोड़ नहीं सकते हैं या तोड़ने पर पानी बेकार हो जाता है, तो इसको फुड़ के पीते हैं, इसको फुड़ देते हैं और इसे बढ़िया से पी लेते हैं पानी, फिर उसको तोड़ते हैं, कोई डर नहीं कि पानी गिर जाएगा। ऐसे कोई पियो कि नहीं पिए पानी? पियोगे। नारियल है, कहता है नारियल पानी को नहीं पीना चाहिए, डाब का पानी पीना चाहिए। कहता है नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, हमको नहीं पता, कोई कारण हमको बताएंगे इसका? हमको भी इसका हम सुने थे, अब इसको सर्च करेंगे हम क्यों नहीं पीना चाहिए। नारियल पानी बोलता नहीं पीना चाहिए, नारियल खाना चाहिए, पानी को उसको नहीं पीना चाहिए। ऐसा 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 क्यों है, बताओ रमेश से। पानी पिए हो? कब पिए हो? मैंने लास्ट कब पिया है? 2-3 दिन। अच्छा ठीक है, पता नहीं इसका कारण नहीं जानते हैं, लेकिन मानव सिर की तुलना नारियल से की गई, ऐसा कौन कहता है? इब्न बतूता कहता है। क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंख तथा 1 मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग की बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं और वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। देखो इसका बहुत सारा यूज है। पहला क्या है कि इसके अंदर जो होता है व्हाइट वाला पोर्शन, उसको आराम से इंसान खा लेते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसका जो कठोर वाला पोर्शन, उसको जलाने के काम में आता है। तीसरी बात, इसका दवाई बनता है। वो दवाई किस काम का हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन हम हमारे नानी बनाई करते थे। कैसे पता है? हमको पता नहीं, दवाई का मतलब नहीं समझ में आता है, कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हैं तो इसमें नारियल में ना ऐसे इस सब को तोड़ के, जैसे बोला पानी पी लेना, तोड़ के उसमें नमक भर दिया जाता, नमक भरकर आग में उसको पका दिया जाता। बड़ा खराब महकता था और बोलते थे इसका दवाई बनता है। कौन दवाई ये नहीं जानता। तो राजीव हंसते
हैं? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, हम भी नहीं जानते हैं, ऐसा सुने थे। तो इसका बड़ी यूज है इनका जो देखो जूट, जूट कहाँ से प्राप्त है? जूट जी, जूट इसी के रेशे से बनता है जूट। नारियल के रस्सी से, अरे नारियल का रस्सी जो घर द्वार जो बनाया जाता है, जो मिस्त्रिया लगता है, जो मचान बनता है, तो की बनता है? वो रस्सिया बनता है, यह रस्सिया तो बनता है नारियल वाला, बड़ा मजबूत होता है, लगता है ऐसा, बड़ा मजबूत होता है नारियल से। जूट, चीनी का बरवा आता है, कौन सा है? जूट का है। और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऐसे करके जो है जूट का बड़ा मतलब नारियल का बड़ा यूज है। और अगर कभी मन किए कोई चिढ़ा दिए तो नारियल फेंक के मारो, ये भी एक फायदा है कि नहीं? बहुत फायदा इसका है, गिनोगे तो इसको मतलब कॉपी में अटेगा नहीं, इतना फायदा इसका है। तो इब्न बत्ता ने नारियल की तुलना किससे किया? मानव के सिर से। अब पान का देख लो, इब्न बत्ता द्वारा पान का भी वर्णन करा गया है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। अच्छा, पान वृक्ष नहीं है, पान लत है ना, लत है। पान का कोई फल नहीं होता, सही बात है, नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि क्या है जानते हो ना? आप सब जानते हैं, कोई नहीं। इसे प्रयोग करने की विधि क्या जानते हो? पान पत्ता देखो ना, पान पत्ता ऐसा रहता है दिल की तरह है, इसमें बढ़िया से चूना पोतते हैं, उसके बाद इसमें कत्था देते हैं, और क्या देते हैं? गुलकंद देते हैं, फिर सुपारी देते हैं छोटा छोटा, पूजा में काम आता है। वो भी बताओ, रुको ना, पहले यही से ज्यादा सुनना पसंद करते हो, सब नहीं सुनना पसंद करेगा, तो फट से पता हो जाएगा। फिर इसमें जो है, इसमें स्वाद अनुसार किसी को चाहिए चुटकी, तो चुटकी दिया जाता है। चुटकी समझते हो? मेरे को पहले 8 चुटकी मिलता था, बड़ा सुंदर खाने लगता था, हमें भी कई बार खाए, लेकिन अच्छा था, गुटका नहीं था, चुटकी। और जो बहुत बड़ा मताल है तो उसके अंदर वो जो गुटका है, वो गुटका डलवा दिया जाता था। मतलब लेवल कम नहीं है अपनी दुनिया में, लेवल बहुत है। तो हम लोग कम वाला इंसान, तो कभी कभी हम लोग चुटकी डलवाते थे, बड़ा मजा आता था खाने में। और फिर हम लोग बार बार बोला करते थे कि मुंह लाल हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर मुंह लाल होता था, पैसा वसूल होता, और बार बार उसको थूकते थे, कितना सुंदर, बहुत मजा आता। पान खाए कि नहीं सबको? है पान खाना चाहिए, बोलते हैं कि पान खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता है, कोका पिल्लू नहीं लगता है। लेकिन एक बात सच है, देखना, जो लोग गुटखा खाता है उन लोग का दांत फ्रेश रहता है, भले ही लाल काला पीला दिखता है, लेकिन दांत में कोनो तकलीफ नहीं, मस्त खाता है, मुंह धोए ना धोए, ब्रश करने करे, लेकिन दांत चकचक रहेगा। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा भोरे उठ के 4 बजे उठ के मार रगड़ते हैं दांत को, लेकिन फिर भी देखो दांत में शिकायत आ जाता है। गुटखा नहीं खाता, पान बीड़ी नहीं खाता, शराब नहीं पीता, फिर भी हम लोग का दांत देखो, का दांत मजबूत रहता है, मजबूत रहता है, मजबूत, खतरनाक, पत्थर चबा दे हम लोग का तो गिर जाता है। ऐसे समझे नहीं? तो एक बार हमारा की हुआ, एक बार सुन लो की हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा दांत में दर्द हो गया, इधर को, मैं आपको क्लास में बार बताया था, उसके लिए मैं पढ़ाया भी नहीं था। हमने दांत को क्या कर दिया? पोंछवा के फेंक दिया, हटवा दिया, दांत हटा दिए, कारण दांत में बड़ी तकलीफ था, बहुत समय था, दुर्गा पूजा का समय था, दुर्गा पूजा के टाइम सब मीट चढ़ रहा है, मीट भुंज रहा है, मीट खा रहा है, चल हम लोग क्या शुद्ध शाकाहारी, हमरा शुद्ध शाकाहारी इंसान लोग, ऐसा मीट मछली में रहते हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं कि जानवरों को मार के क्या खाना, इनके खाने के लिए बहुत कुछ बना हुआ है, साग सब्जियां हैं, उसको खाइए, जानवरों को मार के क्या खाइएगा। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं, हम लोग मीट मछलियां ये सब नहीं मानते हैं, तो नहीं खाना चाहिए। उन लोग जिंदगी उसको तैरने दो, उसको भगवान दो, सबको अपना अपना काम करे दो। तो हम, लेकिन सेंट तो मिल रहा था, बुझ पा रहे थे कि ये जो है मीट भुंजा रहा है, तो सब कोई मीट खा रहा है, तो हम सब्जी भी तरह खा पाए, काहे दांत में बड़ा पेन था, तो हम सत्तू गोल के पी रहे थे, हमको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करें, हमने उसी समय निर्णय लिया कि आज के बाद से हम गुटखा खाएंगे, मानेंगे नहीं। तो एक बार हमने गुटखा को खाया भी था, नायका ड्रेस पहना था, सादा ड्रेस, नायका मंगाए सादा ड्रेस पहन के हम जा रहे थे, कहीं जाता नहीं बताएंगे हम। उस समय मुंह में इतना थूक हो गया, बस थूक लेते हैं। तो थूकने गए, हेलमेट पहने थे हीरो की तरह, ऐसे करके हम, और हेलमेट था पूरा पैक, ऐसे करके उठाएं, सोचे थूकेंगे,
तो थूका गया है, खुश हो गए। और थूका गया तो हमको ये नहीं पता कि पहनेंगे तो वहीं फिर गिर जाएगा। उस समय नया निकला था विमल, निकला विमल, विमल पान मसाला है विमल। हाँ, तो विमल का प्रचार कर रहा है पूरा हीरो लोग। तो हम बोले हम थोड़ा देख ही लेते हैं क्या इसका मतलब है। विमल खा लिए हैं, विमल खा लिए तो थूक पूरा हो गया। तो गाड़ी रोक के हम थूकने गए, क्या थूकेंगे तो उड़ेगा आदमी का। तो हम बोले थोड़ा सभ्यता हमारे अंदर कुट कुट के भरल है। तो हम बोले ठीक है साइड हो जाते हैं। थूकने गए, हेलमेट ऐसा था, थूके उसी में सब फंस के रह गया। थूके 2-4 बूंद गिरा, हम खुश हो गए। फिर हम बढ़िया मस्त से हेडफोन लगा दिए, ऐसे करके पहने, सब खोली में डूब गया। विश्वास नहीं है तो मैं कल ही शर्ट पहन के आऊंगा। शर्ट में शर्म से नहीं पहनता, व्हाइट शर्ट तुरंत लाल हो गया। यहाँ सिक्का था 5 रुपए वाला, सिक्का का दाग उठा हुआ है, जींस में गिरा, शर्ट में गिरा। शर्म से हम क्या करें, हम आदमी देख रहे हैं कि आदमी तो खैर कोई नहीं था। तालाब के अहरवा था, वो अहरवा के बगल में गए, रगड़ रहे तो और लाल हो जा रहा है। तो लास्ट में क्या किए, हल्के हल्के उसको धोए। तो फिर वो नहीं गया। तो हम कहीं मेहमानी में जा रहे थे, मतलब दीदी के घर जा रहे थे। लास्ट में हम अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक टी शर्ट भी कैरी कर रहा था रात के लिए। तो मैं उसी टाइम वहीं पर उसको शर्ट को खोल के फिर टी शर्ट डाल के फिर गया। बहुत बड़ा फेरा में फंस गया। तो उस दिन से कान धरे कि गुटखा तो सही है नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए। हम तो बस ऐसे ही खाए थे कि देखते हैं कि हीरो लोग इतना उछल कैसे रहा है। तो मैं गुस्सा में भी खाया था कि मेरा दांत में बड़ा पैर था कि कितना सुंदर सा दांत हम रखते हैं, रात को नमक से मांजते हैं फिर भी। तो खा लेते। कल शर्ट में, अच्छा कल हमें शर्ट वो पहन के आएंगे जरूर। कल मैं जरूर पहन के, मैं कल दिखाएगा कितना लाल हुआ है शर्ट। फिर आदमी टोकेगा जितना रे। कल तो छुट्टी है। कहाँ छुट्टी रहेगा सर? हाफिज बोले। हम कब बोले? मुहर्रम मनाया हुआ है। वो मुहर्रम मनाएगा, मनाओ मुहर्रम तो। आप बोले कि घूमने जाएंगे कल। हाँ, ये बात तो तुम एकदम सही बोला। चलिए बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो पान की बात करते हैं। पान एक लता है, लत है। पान का कोई फल नहीं होता, इसकी पत्तियां की केवल फल के मतलब पत्ती को लगाया जाता है। इसका प्रयोग करने से विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है, और ये जायफल जैसे ही होती है सुपारी, उसको तोड़ा जाता है और उसको मुंह में रखकर आराम से चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्ती को चबाया जाता है, पान की पत्ती से चबाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो पान और नारियल की बात का मनुष्य के साथ तुलना किसने किया था? तो इनका नाम था, किधर गया साहेब, इब्न बतूता। और दोनों के बारे में अगर लिखने आए तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। इब्न बतूता ने जब भारतीय शहर को घुमा तो उसने क्या पाया? भारतीय शहर घूम के तो कहता है कि इब्न बतूता जब भारत का शहर को घुमा तो भारतीय उपमहाद्वीप के नगरों को उन लोगों के लिए विस्तृत मौके से पूर्ण पाया जिनके लिए आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले और बहुत समृद्ध था। भारत का शहर उस समय का। कभी कभी इन शहरों में युद्धों और अभियानों के लिए फलस्वरूप विध्वंस की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। तो यहाँ पर एक शहर था, इसका नाम था दौलताबाद। याद रखना दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। याद रखना दौलताबाद। दौलताबाद शहर भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली शहर को चुनौती देता। जैसे झारखंड का मुंबई किसे कहा जाता है? रांची। झारखंड का मुंबई वो छोटा मुंबई है। झारखंड का मुंबई कैसे कहा जाता है? कहा जाता है जमशेदपुर को, टाटा जिस नाम से फेमस है। उसी तरह यहाँ बोला कि दिल्ली की तरह ही दौलताबाद भी बड़ा फेमस था। यानी दिल्ली शहर को चुनौती देता था दौलताबाद। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा इब्न बतूता कर रहे हैं जब वह घूम रहे थे। तो इब्न बतूता के भारतीय शहरों पर आधारित वृत्तांत से ऐसा ज्ञात होता है कि अधिकतर शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़क और चमक दमक वाले और रंग बिरंगे बाजार थे जो कई तरह के चीजों से भरे पड़े थे। तो इसलिए इब्न बतूता दिल्ली शहर को एक बड़ा शहर का है, बहुत अधिक जनसंख्या वाला शहर का है। और भारत का सबसे बड़ा शहर बताता है कौन? किसको? दिल्ली को। कौन? इब्न बतूता। और दिल्ली की तुलना फिर और एक शहर के साथ करी गई है कि दिल्ली की तरह समकक्ष, दिल्ली की तरह ही समकक्ष एक शहर और भी है जिसका नाम है दौलताबाद शहर। और ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। इस दो बात को याद रख लीजिएगा, मिला जुला के लिखिएगा, आपका एक प्रॉपर आंसर शीट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में बताया है कि भारत में बाजार केवल आर्थिक विनिमय का स्थान ही नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होती थी। अधिकतर बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर हुआ करता था, और उनमें कुछ मंदिरों में और मस्जिदों में नर्तक, संगीतकार और गायक के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान चिन्हित थे। तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहेंगे, एक सवाल है हमारा कि यहाँ बार बार एक शब्द आ रहा है कि इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत को जो है अपने वृत्तांत में ये बताया है। तो अपने वृत्तांत को कहां पर बताया है? अपने वृत्तांत को कहां पर बताया है? किस जगह पर बताया है? जगह नहीं, मतलब किस पे बताया है?
अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम क्या है? रेला रेहला में बताया है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। तो इब्न बत्तूता ने एक चीज और बताया है कि भारतीय कृषि में इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण यहाँ की मिट्टी का उपजाऊपन होता था, जिससे किसानों के लिए एक वर्ष में 2 फसल उत्पन्न करना संभव होता था। आज किसानों के लिए एक फसल बोना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हम सुन रहे हैं कई सालों से जो धान अच्छे से खेती नहीं हो रही, हमारे झारखंड में धान की खेती यहाँ पर अच्छे से नहीं हो रही। मैं कई सालों से सुन रहा हूँ। इस बार भी देखो पानी एक बार हुआ तो किसानों ने लोभ लालच में क्या कर दिया, अपना जो होता है बीन पानी तो सब खत्म कर दिया, पहिए बीच में गायब हो गया, सब खत्म हो गया। काहे खत्म हो गया? धूप से नहीं हुआ है, सोच से हुआ है। तो सोच मतलब थिंक, क्योंकि यहाँ के किसानों का एक थिंकिंग आ गया है काम न करने का। काहे? पर एकड़ 2000 टका देता ना सरकार, सूखा घोषित करवा दो, फसल नष्ट हो गया, वही 2000 चक्कर में फसल नष्ट हो गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को हम सब मिलकर मार डालो। क्या प्रभु जी, सही बात है कि नहीं? तुमको गम ने मारा है कभी? हैं? गम ने पूछते हो जी क्या? गम गेहूं गम ने खाए वाला, गम ने क्या होता है? गम भी खाने वाला ही होता है, कौन सा गम? नहीं, बच्चा सीधा है, इसने आज तक गम नहीं खाया है, इसलिए जानता नहीं है। अजय गम खाए हो तुम? क्या बोला? बता, बहुत बार खाया है। तुम्हारा वही बोला, हम क्या बोले? पूछो। शांत रहो अभी। क्या मारेंगे। गम मतलब तो जानते हो, गम मतलब दुख होता है। जरूरी नहीं कि दुख एक ही तरफ से आए, हो सकता है तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, उसका गम है। हम रात को सोच रहे कि रात को खूब पढ़ेंगे लेकिन हमको नींद आ जाती है, इसका गम है। हम सोचे दिन में जल्दी खाना खा के समेट के हम थोड़ा घूमने जाएंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, काम काज में समय खत्म हो जाता है, इसका गम है। कौन सा गम सोच लिए? बेवकूफ लोग इंसान। कभी कभी पॉजिटिव से सोच लो आप लोग, हमेशा नेगेटिव को ही ढुका देते हैं। कौन समझ लिया सर? हैं? कौन समझ? हाँ चलिए, गाँव समझ लिया है। तो यहाँ मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, तो किसानों को 2000 टका लेने का आदत हो गया ना, इसीलिए लोग ध्यान नहीं देता है। इसलिए भगवान बोलता है चलो भाई ये लोग तो सरकार दे रहा तो क्या है इसको देने जाएंगे, यही कारण से। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलोगे, हम तो पढ़ाओगे।